आप लोगों ने इंटरनेट पर कई बार सुना होगा कि एक वॉरेन बफे इंडिकेटर नाम की एक चीज होती है, बट वो होती ही क्या है? ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसका नाम ही वॉरेन बफे इंडिकेटर है? अगर वो आपको पता लग जाए तो क्या आपकी स्टॉक मार्केट में कुछ हेल्प हो सकती है? जरूर हो सकती है, और उसे आज आप समझने वाले हो डिटेल में। इनफैक्ट उसके अंदर कुछ चेंजेस भी हैं जिसे हम बोलते हैं न्यू वॉरेन बफे इंडिकेटर, जिसके बारे में इंटरनेट पर शायद ही आपको कोई बताएगा। बट आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर CA अंकुश जैन, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, जो कि आपको वॉरेन बफे इंडिकेटर के बारे में भी बताएंगे। और आपको इस वीडियो के अंदर, वॉरेन बफे बोलते हैं ना कि आपको स्टॉक्स को तब खरीदना चाहिए जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम पर मिले। तो कैसे पता लगता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है किसी स्टॉक की? तो बहुत डिटेल में आपको सीखने को मिलने वाला है और बहुत कमाल की एजुकेशन होने वाली है इस वीडियो के अंदर। हम एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के अंदर है, तो ये चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी इस सीरीज के अंदर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। जी, थैंक यू पुष्कर जी। सो वॉरेन बफे इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो दर्शाता है कि मार्केट में किस सिचुएशन में मार्केट ओवर वैल्यूड रह सकता है या किस सिचुएशन में अंडर वैल्यूड रह सकता है। अगर उसका फॉर्मूला हम देखना चाहें तो वॉरेन बफे इंडिकेटर का फॉर्मूला है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय GDP। जितनी ज़्यादा GDP होगी और जितना कम मार्केट कैप होगा, वो सिचुएशन में मार्केट सबसे कम दामों में मिलने की कोशिश हो सकती है। मतलब वो सबसे कम दामों में उस समय आपको मार्केट में स्टॉक्स मिलने की गुंजाइश होती है। इसका तो उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लोगों को। उस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना भी कैश आप होल्ड करते हैं उस समय मार्केट में लगाने की कोशिश करना चाहिए। राइट। ये बेसिकली रेशो, इसमें टोटल 5 जोन्स होती है, जहाँ पे अगर 63% से लेस देन और इक्वल टू रहता है तो वो सबसे अच्छी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड होता है उस समय स्टॉक। इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे रेशियो है। एक तो टोटल मार्केट कैप है। तो टोटल मार्केट कैप कैसे निकलेगा? मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, हर कंपनी का अपना मार्केट कैप होता है। भाई ITC का अपना एक मार्केट कैप है, रिलायंस का अपना है, टाटा मोटर्स का अपना है, सबका अपना है। तो जितनी कंपनीज लिस्टेड है उन सब का मार्केट कैप जोड़ दीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए पूरे देश की GDP से। अब ये डेटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अब आज की डेट में आपको डायरेक्टली वेबसाइट से मिल जाती है जो कि आपको बता देते हैं कि अभी मार्केट क्या चल रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अभी 99.18% इसका रेशियो का फिगर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मार्केट कैप बाय GDP जो है, अगर वो 63% से कम होता है तो सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर आप 100% क्वांटिटी से परचेजिंग कर सकते हो, और उसके बाद 63 से 81, 81 से 99, 99 से 117 और 117% के ऊपर सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। अब ये अंकुश जी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को शायद पढ़ लिया होगा, पता लग गया होगा, बट जो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है वो आप लोगों को बताइए कि उससे वो बेहतर जजमेंट कैसे लेकर आ सकते हैं। मॉडिफाइड वर्जन बेसिकली ये है कि जहाँ पे भी टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय GDP प्लस टोटल एसेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक, यहाँ पे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके पास जितनी भी टोटल एसेट्स है उसको हम कंबाइन कर देंगे GDP से, तो वो एक टोटल अमाउंट निकलेगा। उसको हम मार्केट कैप को इस अमाउंट से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा एक रेशो निकलेगा। वो रेशो में अगर 56% या उससे लेस रहता है तो वो भी एक सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड सिचुएशन होती है। इसी प्रकार से जब ग्रेटर देन 105% हो जाता है तो मार्केट एकदम ओवर वैल्यूड सिचुएशन में पहुंच जाता है। और अभी 89% के आसपास, अभी 89% के आसपास, मतलब मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड, मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है। बट ये रेशो को हमें उस समय यूज़ नहीं करना चाहिए जब मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें चल रही हो, जैसे कि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस समय हो सकता है ये रेशोज ज़्यादा दिखें, इस वजह से हमें लगे कि मार्केट आज की तारीख में काफ़ी टॉप में चल रहा है। बट ये न्यूज़ जैसे ही खत्म हो जाती है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, तो वापस से ये रेशो नीचे आना चालू हो जाएगा, क्योंकि GDP बहुत तेज़ी से भागना चालू हो जाएगी देश की। ओके। तो उस सिचुएशन में हमको ये सब रेशोज को नहीं देखना चाहिए। नॉर्मल सिनेरियो में ये इंडिकेटर सबसे बेस्ट इंडिकेटर है आपको समझने के लिए कि मार्केट नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है और किस समय आपको किस स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए। तो मैंने कई बार सुना है कि वॉरेन बफे इस इंडिकेटर को यूज़ करके बहुत बार मार्केट का बॉटम और टॉप भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब उसके बारे में आप प्लीज़ लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कीजिए। जी, सो ये इंडिकेटर से वॉरेन बफे साहब को ये जानकारी मिल जाती थी कि भाई आज के तारीख में ऐसा समय चल रहा है जब हमें पैसा लगाना चाहिए दबा के, क्योंकि वो हमेशा कैश होल्ड करने की कोशिश करते हैं। कैश रिच रखते हैं अपने आप को बर्कशायर हाथवे में, और जब भी उनको मौका मिलता है कि ये वाले रेशो में आ चुका है तो वो दबा के अच्छी अच्छी कंपनियों को खरीदना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने कोका कोला खरीदा था, तो कोका कोला में भी उनसे एक मिस्टेक जरूर हो गई थी। कुछ सालों बाद उन्होंने 50% उसका बेच दिया था जो शेयर्स खरीदा था, प्रॉफिट में। जी, प्रॉफिट बुक कर लिया, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद ही उन्होंने रूल बनाया था कि भाई मैं जो भी शेयर्स खरीदूंगा
जीवन भर के लिए खरीदूंगा, मतलब मरते दम तक वो शेयर को होल्ड करूंगा। उसके बाद उन्होंने कोका कोला का एक भी शेयर नहीं बेचा। ओके। और वो उनका एक बहुत बड़ा वाक्य है कि वो हमेशा बोलते हैं कि आप सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रखिए, जो चीज़ आपको समझती है उसी में इन्वेस्ट करिए। जैसे आप देखेंगे तो अभी तक उन्होंने, आज से 5 साल पहले तक उन्होंने सॉफ्टवेयर की कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था। अभी रिसेंटली उन्होंने एप्पल में होल्डिंग बनाई है अपनी, बट उसके पहले तक वो कभी भी IT स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो बिजनेस उनको समझ नहीं आता था। सो ये इंडिकेटर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी निवेशक के लिए, किसी भी यूजर्स के लिए, कि भाई किस सिचुएशन में उनको मार्केट में दाव खेलना है। तो आई थिंक आपने इससे तो नोट कर लिया होगा, और अब आगे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ये खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड चल रही है या अंडर वैल्यूड चल रही है। अब ये समझने के बाद सर नेक्स्ट स्टेप आता है कि वॉरेन बफे खुद बोलते हैं कि स्टॉक्स को तब खरीदना चाहिए जब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे मिले। अब यहाँ से हम थोड़ा सा डीप जाने वाले हैं, बट समझना जरूर, हमारे साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल भी हैं, तो इनसे आप जितनी आज गाइडेंस ले सकते हो ज़रूर लो। तो सर यहाँ से मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये बताइए कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। क्या हम सिर्फ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि अभी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये फेयर वैल्यूएशन है? जी, इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने का काफ़ी तरीके हो सकते हैं, काफ़ी मापदंड हो सकते हैं। कोई चाहे तो निकाल सकता है फ्री कैश फ्लो मेथड से, कोई निकालना चाहे तो अर्निंग मेथड से निकाल सकता है, कोई निकालना चाहे तो डिविडेंड मेथड से निकाल सकता है। उसमें क्या होता है कि हम कुछ सालों के प्रीवियस डेटा को लेते हैं। प्रीवियस डेटा में जैसे कि कैश फ्लो मेथड अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो फ्री कैश फ्लो को हम कुछ सालों के लेते हैं। फ्री कैश फ्लो को हम डिवाइड करते हैं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपको लगता है कि ये बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, उसको हम फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ग्रोथ के साथ ऐड कर देते हैं। जो भी नंबर निकल के आता है उसके बेसिस पे आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू डिराइव हो जाती है। आई थिंक ये बहुत जल्दी निकल जाएगा लोगों के ऊपर से। इसे आपने यहाँ पे 3 मेथड्स बताए जी। सो हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की बात करी, हमने डिविडेंड मॉडल की बात करी, और हमने अर्निंग मॉडल की बात करी। तो अभी आप डिविडेंड से शुरू कीजिए। डिविडेंड कैश फ्लो मेथड के एग्जाम्पल के साथ बताइए लोगों को, जिससे आम आदमी को भी समझ आए। जी, तो यहाँ पे सब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना चाहते, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग अप्लाई कर पाए। ओके जी, बिल्कुल मैं बताने की कोशिश करूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे को पिछले 10 साल के मुझे डिविडेंड मिल जाते हैं। अभी हम किस पर हैं, कौन सा मेथड डिस्कस करें सबसे पहले? सबसे पहले अगर हम फ्री कैश फ्लो मेथड डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से वही एक तरीका आपको हर एक चीज़ का आंसर दे देगा। ठीक है, तो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को डिस्कस करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को हम डिस्कस करते हैं। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में आपको पिछले 10 साल के, 15 साल के, जितने भी सालों के आपको फ्री कैश फ्लो मिल जाते हैं। हम एक काम करते हैं सर, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लाला जी की एग्जांपल ले लेते हैं जिनकी गारमेंट्स की शॉप है। बिल्कुल, आप चाहें तो मैं VST इंडस्ट्रीज का भी ले सकता हूं। अगर एक्सेल में कैलकुलेशंस भी देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। तो VST इंडस्ट्रीज का हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो इसीलिए हम उसी एग्जांपल उठा लेते हैं, वहाँ से वही एग्जांपल उठा लेते हैं। वहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन में दर्शकों को दिख भी जाएगा। तो मैं इस तरीके से समझाना चाहता था कि अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई एक दुकान मिल रही है और एक लाला जी की गारमेंट शॉप है, वो पिछले 10 साल से वो गारमेंट शॉप चला रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी मेरे से 50 लाख में दुकान खरीद लो जी, तो क्या मैं वो खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए? तो अभी ये जो मेरा क्वेश्चन भी है ना, तो शायद जब आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड समझाएंगे तो ये जो सवाल हो सकता है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे लोगों को समझ आ गया होगा सवाल, इसका भी आंसर लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल, बेशक लोगों को इसका जवाब भी मिल जाएगा। राइट, क्योंकि वो एक तरीका होगा जिससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगी कि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। राइट, कि हमें वो 50 लाख में खरीदना महंगा है या सस्ता है जी, तो वो भी समझ जाएंगे। तो उसके लिए आप चाहे तो लोगों को एक्सेल पे ले। बिल्कुल, मैं एक्सेल में स्क्रीन में ले जा लेता हूँ आप लोगों को। तो पुष्कर जी, हम स्क्रीन में आ गए हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो को मैंने 2012 से लेकर 2023 तक के को लिख लिया है यहाँ पे लाइन। एक बार लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना पड़ेगा सर, फ्री कैश फ्लो भी क्या है जी। तो आप बता दो, चलो, वरना मैं ही बता सकता हूँ। फ्री कैश फ्लो बेसिकली ये कैश फ्लो होता है कि जो भी कैश कंपनी के पास होता है, जिसे वो आज के आज कहीं पे भी किसी को देना चाहे या निकाल के इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकती है। दैट इज अ फ्री कैश फ्लो। बट अब ये भी बताइए कि माइनस में क्यों आता है? ये माइनस में तब आ सकता है जब अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट तब करी है किसी बैंक से लोन लेके, तो उसका हो सकता है कि कैश नेगेटिव हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये नेगेटिव आ सकता है। सो बेसिकली फ्री कैश फ्लो को हमने यहाँ से लाइन से लिख दिया है 2012 से 2023 तक के का। इसमें हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हर साल ईयर ऑन ईयर क्या ट्रेंड रह रहा है फ्री कैश फ्लो का, जो हमें दर्शाता है कि कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है। राइट, इसके बाद हमने नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिए हैं, करंट मार्केट प्राइस किस समय में क्या रहा था, तो इसमें हमने 31 मार्च का हर साल का रेट लिया हुआ है। इसके बाद हमने मार्केट कैप निकालने की कोशिश करी है हर ईयर का कि क्या मार्केट कैप रहना चाहिए टेंटेटिव,
और उसके बाद ROI इन कैश, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है जिससे हम ये समझ रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय मार्केट कैप, तो वो कितना परसेंटेज आता है। फ्री कैश फ्लो डिवाइड बाय मार्केट कैप, मार्केट कैप नीचे रहेगा, मार्केट कैप नीचे रहेगा और फ्री कैश फ्लो ऊपर रहेगा। फ्री कैश फ्लो ऊपर रहेगा। अच्छा ठीक है, मतलब हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि हमारा कैश कितने टाइम में निकल सकता है मार्केट कैप के बेसिस पे। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर एक कंपनी को मार्केट वैल्यू कर रही है 5,000 करोड़ का, तो हमारे पास कितने परसेंटेज ऑफ कैश है, जी ये आप बताना चाह रहे हैं। ठीक कितने है, परसेंट कैश है। मतलब हम अगर इसमें अब लाला जी की बात करें, इसमें वो लोगों को समझ आएगा। जी बिल्कुल। लाला जी की कपड़े की दुकान है जी, तो उनके गले में पड़े हैं 5 लाख रुपए जी, या 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, और वो मांग रहे हैं 50 लाख उस गले के साथ, हाँ है ना। हाँ, तो वो जो गले में 2.5 लाख पड़े हैं वो हो गया इनका फ्री कैश फ्लो, राइट। जी। और जो 50 लाख मांग रहे हैं वो एक तरीके से मार्केट में जो उनकी एक्चुअल में वैल्यूएशन लगी होगी या लगा रहे हैं वो मार्केट कैप हो गया। करेक्ट। तो 5% उनके पास वो है। जी, तो इसमें बेसिकली यही है कि आपके पास कैश कितना है आपके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की एवज में। क्योंकि मैं फोकस करूंगा उन लोगों के हिसाब से, आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कुछ ऐसा ना बोल जाए कि बिगनर्स को बिल्कुल ही नहीं समझ आए जी। तो मैं बिल्कुल ऐसे एग्जांपल्स लूंगा कि वो चाहे सीख रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बट उन्हें समझ ऐसे है कि वो लाइफ में कभी भूले ना। बिल्कुल सही बात है। सो हम यहाँ पे अब टोटल कर लेते हैं कि फ्री कैश फ्लो टोटल कितना आ रहा है और मार्केट कैप आज की तारीख में अगर टोटल हम करते जाते हैं तो कितना आता जी। अब ये फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय मार्केट कैप हम करते हैं तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाता है कि फ्री कैश फ्लो आज तक कितना निकाल लिए होते हैं हमने, उसका एक परसेंटेज निकल चुका है जो कि 3.79% है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि CAGR क्या है, मतलब फ्री कैश फ्लो जब फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर से 8-9th ईयर तक आते तक कितना इंक्रीज हो चुका है, उसकी डेंसिटी क्या है। उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका फ्री कैश फ्लो का करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे हैं कि आज के तारीख में मार्केट कैप कितना है। उसको देखने के बाद हम निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा मार्केट कैप का 3.79% का हमारा अगर फ्री कैश फ्लो होता तो आना कितना चाहिए था नेक्स्ट ईयर, तो उसका हमने 199 निकाल लिया है। मतलब 199 करोड़। 199 करोड़। ओके, तो 199 करोड़ हम इससे टेंटेटिव निकाल पा रहे हैं कि 199 करोड़ से इनका मिनिमम फ्री कैश फ्लो हो सकता है नेक्स्ट ईयर और आने वाले समय में। मतलब कि ये एवरेज फ्री कैश फ्लो है बेसिकली। दोस्तों इसका मतलब एक बार को मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक तो ये समझ आ गया कि आपको लाला जी के गले में 2.5 लाख रुपए पड़े हैं। ये जो फ्री कैश फ्लो है ये हर साल कैश आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हर साल लाला जी के गले में इतना कैश और इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आज कोई 50 लाख की दुकान खरीद लेगा और मान लीजिए 2.5 लाख रुपए हर साल आ रहा है, बट जब वहाँ पर उन्होंने CAGR लिखा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑन कैश फ्लो, तो अगले साल वो कैश फ्लो कितना बढ़कर आने की संभावना है उसके बेसिस पे यहाँ पे लिखा कि अगर आज कोई इस कंपनी को, जो ये VST इंडस्ट्रीज है एग्जाम्पल, इसे 5260 करोड़ के आसपास खरीद लेगा तो उसके पास लगभग 200 करोड़ का कैश फ्लो भी आएगा। बिल्कुल जी, अगर वो खरीद लेगा और वो लगभग 6.32 से बढ़ भी रहा है ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर। तो हमें ये समझना जरूरी है कि आज जो मैं पैसा लगा रहा हूँ किसी बिजनेस को खरीदने के लिए, कितने टाइम में मेरे पास इतना कैश आ जाएगा जो पैसा मैंने आज लगाया है। अगर आपने 50 लाख लगाया किसी बिजनेस के लिए तो 50 लाख वापस कब आएगा आपको, कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे जी। तो अभी तक हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है, राइट। ये शीट आप बिल्कुल डरिएगा मत, ये शीट में जो फॉर्मूलेज लगे हैं हम ट्राई करेंगे इस शीट का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दें, सो दैट आप किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिजनेस का इसी तरीके से आपसे फॉर्मूले के हिसाब से आप फिगर्स डालिए और आपको यहाँ पर सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। जी बिल्कुल जी। सो अब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर का ले लिया है 199.48 जो कैश फ्लो था, उसमें हम 7.5% का हम समझते हैं कि हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हमारा 7% का हो जाता है, कम से कम 6 से 7% का। तो उस हिसाब से हम हर ईयर में 7.5% का इंक्रीमेंटल ऐड किए हैं। ओके। और उसी के साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने 7.5% यूज़ किया है। इसमें हम डिफरेंट तरीके से हर कोई यूज़ कर सकता है, इसको यूज़ करने का हर किसी का अपना अलग तरीका हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 7.5% का डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ किया है। जब मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करता हूँ अपने फ्री कैश फ्लो से, तो मेरा एक डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो निकल जाता है जो मुझे एक टोटल वैल्यू निकाल के दे देता है। तो पुष्कर जी स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने पूरे फ्री कैश फ्लो ऑलरेडी लिख लिए हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी डाल चुका है और साथ ही साथ आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या रह सकते हैं वो भी डाल चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से मैंने आपको बैक स्टेज ऑलरेडी समझाया है, तो शायद दर्शकों को आप और भी अच्छे से समझा सकते हैं एकदम आसान भाषा में। सर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
आप इनसे अगर फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छा समझाएंगे। पॉइंट यहाँ पर ये है कि मुझे पता है बेसिकली लोगों को किस भाषा में शायद समझ आएगा। तो हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, लाला जी की दुकान है भाई, 50 लाख रुपए में वो बेचना चाह रहे हैं। तो अगर आप स्क्रीन को देखोगे, कैलकुलेशन को देखोगे, तो कई सारे लोगों को नंबर फोबिया होता है सर। नंबर फोबिया वाले नंबर ज़्यादा देखना नहीं चाहते, बट बिजनेस समझ आता है, एक ही नंबर पसंद आता है, वो होता है बैंक का बैलेंस। करेक्ट। वो बढ़ता रहना चाहिए ना जी। वो नंबर सबको अच्छा लगता है, और एक कई लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भी अच्छा लगता है, तो फिर वो बैंक के बैलेंस बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं देते। एनीवेज, तो इन बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ मौज मस्ती हो जाती है, थोड़ा लोगों का टेंशन आ जाता है, वरना ना ये ऐसा लगेगा ऐसे मौज मस्ती वाले लोगों को कमेंट डालना चाहिए। सर पॉइंट ये पता है क्या कि पैसे सबको कमाने हैं। पॉइंट ये है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं ना किसी अकाउंटिंग क्लास में आ गया, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। बिजनेस को इजी तरीके से समझाते हैं। देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो है, अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब क्या है इसे समझते हैं। यहाँ पे मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। आज लाला जी की दुकान हमने खरीदने की कोशिश करी थी, और लाला जी की दुकान जो हम खरीदने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लाला जी मांग रहे हैं 50 लाख रुपए, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये 50 लाख ज़्यादा या कम है, मतलब वैल्यूएशन की बात हो गई। तो अब आपको ये बताया गया कि भाई 2.5 लाख रुपए उनके गले में पड़े हुए हैं, तो अगर मैं 50 लाख की दुकान खरीदूंगा, 2.5 लाख तो मुझे आज मिल जाएंगे, और ये दुकान क्योंकि चलती रहेगी, ये 2.5 लाख प्रोड्यूस करती रहेगी। तो हम ये देखते हैं लाला जी जिस भी इंडस्ट्री में है, अब वो गारमेंट्स बेच रहे हैं, तो क्या अगले साल ये पैसा बढ़कर आएगा? आप कहोगे जी हाँ बढ़कर आएगा भाई, 10% तो बढ़ना ही चाहिए। तो अगर इस साल 2.5 लाख आया तो अगले साल 25,000 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो अगले साल मेरे पास क्या होगा? मेरे पास होगा 2,75,000 रुपये, बट वो 1 साल के बाद आएगा। तो अब हम इसे डिस्काउंट करते हैं और इसे बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो एक तो मैंने ग्रोथ ले ली, जब मैंने ग्रोथ ली तो मैंने 10% की ग्रोथ ले ली कि 10% के हिसाब से कैश बढ़ेगा, पॉइंट नंबर 1। तो इस साल 2.5 लाख आया, अगले साल प्लस 10%, उसके साल अगले साल भी प्लस 10%। तो अभी जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे थे, हमने यहाँ पर ये देखा कि जो वीएसटी इंडस्ट्रीज है, इसके पास 2022 के अंदर 219 करोड़ रुपए आया है। 2023 में ये 241 हो जाएगा, 2024 में ये 266 हो जाएगा। 10% हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप समझे, तो जब हम इसे डिस्काउंट करने की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से क्या होगा कि महंगाई बढ़ रही है। अब अगर मुझे 2025 में कोई पैसा देगा 292, आप समझो आपको कोई, हम लाला जी के एग्जांपल लेते हैं, उनके गले में भाई 2025 में 2,92,000 बोलेंगे ना, 92, तो 2,92,000 रुपीज आएंगे। तो आज के दिन उसकी वैल्यू होगी 2,19,000। अगर कोई आपको 5,17,000 या 517 रुपए देगा 2031 में, तो आज के दिन उसकी वैल्यू होगी 251। इसे हमने डिस्काउंट कर दिया यहाँ पे 7.5% से। तो आप देख रहे हो 6.5% की तो महंगाई है, हमने 1% ज़्यादा ले लिया। तो आप इसे डेफिनेटली अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे फिगर्स को चेंज कर सकते हैं। बट पॉइंट क्या है, हम लाला जी की ही बात करें तो लाला जी के गले से जो हमें पैसे आने वाले हैं, वो गारमेंट शॉप से हमें पैसे आने वाले हैं, तो 2,19,000 आने वाले हैं। बट मान लो वो 1 साल के बाद आने वाले हैं, ये हमने डेटा पहले से लिया है, तो ये मानते हैं 1 साल के बाद आएंगे। तो आप ईयर पे मत जाइए, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी, अगर वो 2,19,000 है तो 2,04,000 रुपये वैल्यू होगी। 1 साल के बाद आएंगे तो अगर 241 या 2,40,41,000 रुपये 1 साल के बाद आएंगे तो उसकी वैल्यू होगी 2,09,000 रुपये। आई थिंक इतना समझ आ गया। तो इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब ये आपको समझ आ गया, ये हमने 2031 तक का तो लिख लिया। बट आप कहोगे यार बिजनेस तो उसके बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि बिजनेस उसके बाद भी चलता रहेगा। बट अब 2 पॉइंट आते हैं यार, 2031 तक तो हमें लगता है कि 10% के हिसाब से बढ़ेगा, बट उसके बाद का ना हम कह नहीं सकते, शायद इतनी ग्रोथ नहीं आए। बट बिल्कुल मिनिमम ग्रोथ भी बोलो तो भाई 2.5% की ग्रोथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपने शायद अंकुशी 2.5% का फॉर्मूला लगाया, 2.3% का 2.3 लगाया जी, ठीक है। तो वो सबका अपना अलग अलग होता है, अलग अलग हो सकता है। तो आपने यहाँ पर 2.3% के हिसाब से देखा कि इसकी इनफाइनाइट वैल्यू क्या होगी। इनफाइनाइट टाइम्स के अंदर, इनफाइनाइट ईयर्स के अंदर ये लगभग कितना कैश हमें लेकर दे देगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे आ रहा है यहाँ पे 9950। तो आप इसे 9950 बोलो या लाला जी के टर्म में बोलो, 99,50,000 रुपये आ जाएगा इनफाइनाइट। और इसे भी आप टोटल प्लस कर दोगे। बट वो जो आएगा वो तो बाद में आएगा, बट उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे मैं 9950 बोल रहा हूँ तो उसकी वैल्यू होगी 4491। और अगर आप 99,50,000 सोच रहे हो
तो 44 लाख, आगे 91,000 आप उससे समझ लो। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आती है तो ये समझ क्या आएगा आपको यहाँ पर, अगर आप इसे टोटल करोगे, दोबारा से समझना, जो भी पैसा हमें लाला जी की शॉप से आने वाला है, अगर मैं उसे डिस्काउंट कर दूं, यहाँ पे हमने 50 लाख बोला था, यहाँ पे जो हम कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी जो मार्केट कैप है वो 5200 करोड़ के आसपास है, 5266 की है। तो हम ये मान लेते हैं लाला जी हमसे 52 लाख रुपए मांग रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड के हिसाब से देखें कि ये हमें कितना पैसा कमा के देने वाली है शॉप, तो आप देखोगे टोटल कैश फ्लो आता है 6759, मतलब 67 लाख से ऊपर का कैश आने वाला है ना। तो आई भी यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू, अब इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब पर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, कैसे निकलेगी, इसे आप अभी हम एक्चुअल में तो हम एक ओरिजिनल लिस्टेड कंपनी का ही कर रहे हैं, तो अगर उसकी मार्केट कैप यहाँ पर आपको देख रहे हो 5266 करोड़ की है, तो उसकी टोटल कैश फ्लो से जो वैल्यू निकली है वो 6759 करोड़ की निकली है। अगर आप उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू दिखेगी, दैट इज 4389। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे सीपीएम बोलेंगे करंट मार्केट प्राइस, वो चल रहा है 3420। तो अगर आप इस इंडस्ट्री वीएसटी इंडस्ट्रीज राइट, तो अगर आप वीएसटी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहते हो या इसका एक शेयर खरीदना चाहते हो या आप लाला जी की दुकान खरीदना चाहते हो, तो लाला जी की दुकान अगर आज वो 52 लाख मांग रहे थे, तो हमने यहाँ पर देखा कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा और वो पैसे कम मांग रहे हैं। इसी तरीके से वीएसटी इंडस्ट्रीज का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है पर शेयर का वो ज़्यादा है और करंट मार्केट प्राइस कम है, इसका मतलब है सस्ता मिल रहा है। और इस तरीके से आप अच्छी कंपनीज को जल्दी पिकअप कर सकते हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड किसी भी बिजनेस पे आप लगा सकते हो, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने शायद चेंज किया है, आपने शायद 5 साल तक 1 2 3 4 5 साल तक 10% लिया राइट, 5 साल तक 9% इंक्रीज होगा लिया है। अच्छा 9% लिया आपने, ये आपने 9% लिया, यस, तो 9% की ग्रोथ ली आपने। और इसके बाद अपन ने लिया है 6.4% से, 6.4% से, कि उसके बाद ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर। और आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम लिया है, तो इसके हिसाब से आईवी आ रही है 3131 की। ओके, एंड आपका सीपीएम ज्यादा चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस 3420 चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है। अगर हम 9% की ग्रोथ ले रहे हैं, करेक्ट, और 6.4% आफ्टर 5 इयर्स ले रहे हैं, तो अब देखिए इसी मॉडल के अंदर जब हम 10% की ग्रोथ मान के चल रहे थे कि 10% के हिसाब से कैश फ्लो बढ़ेगा, तब वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा थी और शेयर का करंट मार्केट प्राइस कम था। बट जैसे ही हमने 9% की ग्रोथ ली इनिशियल 5 सालों में और उसके बाद बोला कि स्लो डाउन आ सकता है, और इसके बाद यहाँ पर कितना लिया, वहाँ पर 2.3%, सेम 2.3% लिया है, इससे कम तो क्या ही लेंगे ना। तो उसके बाद आपने यहाँ पर टोटल कैश फ्लो के हिसाब से मार्केट यहाँ पर निकाल दिया, करेक्ट, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू। सो ये मॉडल आई होप आपको शॉर्ट में तो समझ आ गया होगा, कई लोगों को एक बार में नहीं भी समझ आएगा, बट आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। सो पुष्कर जी, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपने दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल लिया लाला जी का। इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी लोग ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर डिस्काउंटिंग फैक्टर सोच समझ के लेना चाहिए, और उसी के साथ साथ अर्निंग ग्रोथ का परसेंटेज जो लेना है उसे भी निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं। तो उसको लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा अर्निंग परसेंटेज वो ले रहा है उसकी कैश फ्लो को ग्रोथ के लिए। और आपने लास्ट में ये जो समझाया कि 9950 का जो इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसमें भी लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग ग्रोथ रेट लेने के। फॉर्मूला बता दीजिए लोगों को, अगर कोई नोट करना चाहे। जी, इसका फॉर्मूला बेसिकली ये है कि आपका जो 2031 का जो कैश फ्लो रहेगा, वो कैश फ्लो को आपको डिवाइड करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस ग्रोथ रेट से। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने 7.5% लिया है, उसको माइनस करना है 2.3% के ग्रोथ रेट से। राइट, वो जो भी नंबर आ जाएगा उसको 517 को वो नंबर से डिवाइड करना है। वो नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट जो फाइनल वैल्यू आना चाहिए उस टाइम का इनफाइनाइट वैल्यू तक के लिए पूरी वैल्यू निकल जाएगी, और उसको आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से बता दिया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने दूसरे मॉडल में भी ऑलरेडी देख लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है कि आप कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर ले रहे हैं, कौन सा ग्रोथ फैक्टर ले रहे हैं, और ये कहाँ से आपको नंबर उठाना चाहिए। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी को भी ये नंबर्स निकालने हैं तो सबसे पहले उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना चाहिए कि आज की तारीख में आने वाले समय में इन्फ्लेशन क्या हो सकता है,
और दूसरी चीज़, अगर उसे ग्रोथ का नंबर लेना है तो ग्रोथ के नंबर को उसको ये लेना चाहिए कि ये कंपनी किस इंडस्ट्री में डील करती है और वो इंडस्ट्री का पर्टिकुलरली CAGR क्या चल रहा है। वो CAGR का परसेंटेज वो लेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इंडस्ट्री का CAGR लेना चाहिए, जिससे उन्हें हेल्प मिलेगी कि उनका कैश फ्लो क्या रह सकता है। तो इसी प्रकार से हम CAGR लेंगे और जिससे आप इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल सकते हैं और आपकी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ आई। एक तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आपने लिया वो इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ ग्रोथ, जैसे इन्होंने बोला कि आप इंडस्ट्री की ग्रोथ देखिए, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनी डील कर रही है उस इंडस्ट्री की किस हिसाब से CAGR चल रहा है, तो वो दो फैक्टर लेने इंपॉर्टेंट है। और आपके पास थोड़ा सा प्रीवियस डेटा होना चाहिए, लिस्टेड कंपनीज का तो आपको मिल ही जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें रह गई हैं। हमने बात करी थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए एक तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, एक अर्निंग मेथड है और दूसरा है आपका डिविडेंड मेथड जी। अब अगर उसे एक्सप्लेन करने जाएंगे तो और टाइम लग जाएगा, बट डेफिनेटली आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अर्निंग मेथड के ऊपर और डिविडेंड मेथड के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, सो आप नीचे लिख दीजिएगा वी वांट मोर वीडियो, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा सीखने की चाहत है, क्यूरोसिटी है। सो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो पुष्कर जी, मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हमारी एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। जो भी निवेशक होता है उसे एक प्रॉपर सिंगल कॉल हम देने की कोशिश करते हैं जो वो प्लेटफॉर्म से खरीद सकता है। दूसरी चीज, एक एनालिसिस भी कोई खरीद सकता है जहां से उसे प्रॉपर लेवल्स मिल सकते हैं अपने कन्विक्शन को इंक्रीज करने के लिए और मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। इसके अलावा थर्ड चीज़ ये है कि हर किसी को अपने तरीके से अगर कोई सर्विसेज को कस्टमाइज करना है तो वो प्रॉपरली प्लेटफॉर्म में आके अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को खरीद सकता है। चौथी चीज़, बहुत ही अफोर्डेबल है, लो कॉस्ट से स्टार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज़ से हमारी सर्विस स्टार्ट होती है। कि इंटेलिसेस एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है और हम लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट दिए जाते हैं, जिसमें पूरी हैंड होल्डिंग दी जाती है टिल एग्जिट। तो जो भी ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम करते हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो लोग हमारी एडवाइजरी लेने के लिए साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दी गई है, उसे यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक फाइनल वीडियो पर आने वाले हैं और डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो, उसे आप मिस मत कीजिएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो लाइक करिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि इस वीडियो को देखना क्यों ज़रूरी है। सो इसी तरीके की पावरफुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।